हैं सभी लोग? तो बच्चों, अभी मैंने सभी को अनम्यूट रखा हुआ है और आपने आंसर चैटिंग में पूछ सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे अनम्यूट कर दीजिए, मैं पूछना चाहता, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आज का हमारा जो मकसद है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एग्जाम होता है, जिसको लोग PGEE बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। वॉइस नहीं आ रही क्या बच्चों? रितेश को वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं है? रितेश, अपने साइड में आप देखो ना, वॉइस तो जैसा बोल रही आ रही है। और किसी को वॉइस क्लियर नहीं है? आ रही है? अपने साइड में देखो, कहीं अनमोड करके तो नहीं रखे हो आप? वॉइस स्पीकर लो करके रखे हो आप? ठीक है, ओके। तो बिगिन करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो गेट का एग्जाम हो चुका है, और पेपर जैसा भी गया है, अच्छा भी गया है या मीडियम में गया है, लेकिन अभी रिजल्ट आने में टाइम है। तो हमारा मकसद ये भी रहता है, जितने भी बच्चे लोग गेट का एग्जाम लिखते हैं, उनका टारगेट ये भी रहता है कि हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम लिखें, क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का। और लोगों का मतलब ये रहता है कि हमको टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में जाना है, तो एक ऑप्शन ये भी रहता है। तो गेट के थ्रू, तो क्या आपको मालूम है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है गेट के थ्रू सिलेक्शन नहीं लेता है, वो अपना खुद का एग्जाम लेता है। तो लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए थे। लास्ट ईयर उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, आउट ऑफ 100 57 था। और बाकी हम इरफान से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन हुआ, कितने मार्क्स तक सिलेक्शन मिला वहाँ पे। इरफान हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट थे, गुजरात के रहने वाले हैं ये। और इनका जो था आउट ऑफ 100 में 76 मार्क्स था। और एक अच्छा मार्क्स है, आउट ऑफ 100 में 76 मार्क्स काफी अच्छा मार्क्स बोला जाता है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका गेट में भी रैंक था 1024 गेट 2023 के अंदर, और फाइनल ईयर में उन्होंने गेट निकाल लिया था, फाइनल ईयर में उन्होंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी निकाल लिया, तो ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इनसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो 2 मंथ था गेट का रिजल्ट आने के बाद, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या रिसोर्स फॉलो किया, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, हमें इन 2 महीने के अंदर में क्या करना है, एक अच्छी रैंक क्या अच्छा मार्क्स लाने के लिए, जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको हेल्प करे। तो वेलकम इरफान, आई गेट में। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो सबको। मैं इरफान हूँ। मैं अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एमटेक फर्स्ट ईयर में और अपने सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, मैंने आई गेट से प्रीवियस ईयर ऑनलाइन कोचिंग की थी। और गेट के बाद मेरा यही एक लक्ष्य था कि अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो गेट से एडमिशन नहीं लेता है, उनके लिए हमें एक अलग से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो पीजीडब्ल्यू के बारे में तब सर से जाना कि पीजीडब्ल्यू भी एग्जाम होता है, जो अगर आप गेट में अच्छा स्कोर ना भी कर पाए हो, फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसी एक वेरी वेल नोन ग्लोबली रिनाउंड कॉलेज से आप पढ़ सकते हो। और कई बार आपने सुना भी होगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद को आईआईटी से कंपेयर किया जाता है, और काफ़ी अच्छी इंडियन इंस्टीट्यूट है। अ, और मैंने 76 मार्क्स स्कोर किए थे, जैसे सर ने बताया। उस टाइम पे शायद 58 कट ऑफ गया था, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ था। जबकि सीट लेने के लिए हर बार अलग से कट ऑफ होती है, सीट 58 पे मिलना जरूरी नहीं होता है। उसके बारे में मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब एग्जाम के बारे में स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। तो सर, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स बच्चों को क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, तो मैं आपको शेयरिंग का ऑप्शन दे दूं? जी सर। तो नोट्स शेयर कर लीजिए आप। बोर्ड भी चाहिए, बोर्ड भी कर शेयर कर सकते हो। नहीं नहीं सर, डॉक्स। ओके। तो थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे ट्रिपल आईटी के बारे में। क्या कॉलेज है, क्यों करना है, एमटेक करना है, कि कौन सी ब्रांच लेनी है, थोड़ा सा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में जानेंगे। और फिर सीधा हम जंप इन करेंगे पीजीडब्ल्यू के लिए, और कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनाए और कैसे इसका प्रिपरेशन करें। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप लोग को ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। ये सबसे पुरानी ट्रिपल आईटीज में से एक है इंडिया की, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कैंपस है। आप यहाँ पे आओगे, आपको लगेगा कि पूरा साउथ इंडियन जैसे एक टिपिकल कॉलेज होता है वैसा नहीं है, बिल्कुल ग्रीन, हरा भरा, और काफी छोटा सा प्यारा सा कैंपस है। और ट्रिपल आईटी अपने एआई और रिसर्च के लिए जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो एआई में रिसर्च ट्रिपल आईटी का बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड बोल सकते हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स हैं जो एआई में बहुत ही हायर लेवल के रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और मेन रीजन जो मेरा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद चूज करने का, वो रीजन था कि यहाँ पे कोर्स बेस्ड मास्टर है। मतलब कि आपको कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ कोर्स लेके मास्टर्स करना चाहते हो, आपको जैसे हम बीटेक में पढ़ते हैं कि हमें कुछ कोर्सेज दिए जाते हैं, पढ़ते हैं, उसको एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं, तो पूरा ही सिलेबस है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, वो कोर्स बेस्ड रहेगा। आपके चारों के चारों सेम आपको पढ़ना है। लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगी। आपको मतलब इंटर्नशिप आपको करना नहीं है, आपको लास्ट सेमेस्टर नॉर्मल पढ़ाई करनी है। आपका प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। पर चारों सेमेस्टर में पढ़ाई होती है, जबकि कोई कॉलेजेस आपको इंटर्नशिप या रिसर्च करने का ऑप्शन देती है फोर्थ सेमेस्टर में।
मेनली ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पर एमटेक के लिए नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। पर आप यहाँ के प्रोफेसर्स के साथ चाहो तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, इंडिपेंडेंट स्टडीज ले सकते हो। वो आपको बहुत प्रमोट करेंगे रिसर्च के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। रिसर्च की ग्रांट्स भी मिलती है गवर्नमेंट से, और यूनिवर्सिटी भी आपको फंड्स अलोकेट करेगी अगर आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट या रिसर्च करना चाहोगे तो। और गेट स्टाइपेंड भी मिलेगा अगर आप गेट क्वालिफाइड हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आने के लिए आपको गेट पास करना जरूरी नहीं है। ट्रिपल आईटी में आने के लिए गेट लिखा भी ना हो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ पीजीडब्ल्यू के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। और दूसरा कोई भी नेसेसिटी नहीं है, आप कोई अलग ब्रांच से भी हो सकते हैं। मेरे क्लासमेट्स हैं, मैकेनिकल, केमिकल, ईसी इंजीनियर्स, बायोलॉजी, अलग अलग चीजें पढ़ के यहाँ पे आए हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप ब्रांच स्विच करना चाहें, मतलब अगर दूसरी ब्रांच से सीएस में एमटेक करना है, तो कई कॉलेजेस, कई आईआईटीज अलाउ नहीं करती है, पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद ओपन है इस चीज को लेकर के। पीजीडब्ल्यू के स्कोर के बेसिस पे ही सीधा एडमिशन होता है, और आपका गेट निकलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर अगर आपने गेट दिया है, आप गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, तो आपको एज अ पर्क गेट का स्टाइपेंड मिलेगा, जो ये भी एआईसीटी गेट स्टाइपेंड जो हमें मिलता है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी सपोर्ट करती है। और थोड़ा सा एक नेगेटिव इमेज अगर बच्चों ने क्रिएट किया है ट्रिपल आईटी के लिए कि हेक्टिक होता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, पूरा दिन रूम में पड़े रहना पड़ता है, तो नहीं, इतना हेक्टिक नहीं है। अगर आपने गेट की ईमानदारी से तैयारी की होगी, उतनी ही एफर्ट आप एमटेक में करोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मेरा अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, और मैंने गेट जितनी ही प्रिपरेशन की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और मेरे 9.78 सीजीपीए आए हैं, जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं टायर 1 कॉलेज में। तो इतना हेक्टिक नहीं है, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें रहती है, पर आप इजीली मैनेज कर पाओगे अगर आपने गेट के लिए ईमानदारी से मेहनत की होगी। अगर आपको 4-5 घंटे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो इतना हेक्टिक नहीं है। और टायर 1 कॉलेज है, तो टायर 3 से आपका जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा सा अलग करके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि टायर 3 में होता है कि हम कई दिन क्लास नहीं जाते हैं, कई दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ के प्रोफेसर्स काफी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। यूएस की काफी फेमस यूनिवर्सिटी सीएमयू, हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं। तो और आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो असाइनमेंट्स ऐसे होंगे कि आप उसको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के तौर पे अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। जैसे बीटेक में हम कुछ भी असाइनमेंट मिलते हैं तो लिख दिया, सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के असाइनमेंट्स रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि आपका रिज्यूमे काफी अच्छे से बिल्ड कर देंगे। और जब आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू होगा, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत बूस्टअप करेगा रिज्यूमे दूसरों की कंपेयर में। अ, आपको, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हो, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इतना हेक्टिक नहीं है, बहुत ही मजेदार जगह है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अ, और छोटा सा अगर मैं चीज दिखाऊं जो सबको अभी देखना होगा कि क्या प्लेसमेंट सिनारियो रहता है, क्योंकि इस साल आपको पता होगा कि मार्केट डाउन है, तो थोड़ा प्लेसमेंट डाउन है हर कॉलेज का। ये हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा इस पे, पर छोटा छोटा बता दे रहा हूँ कि 51 हाईएस्ट एलपीए गया था, 26 का एवरेज है, जो काफी आईआईटी से भी बेटर है, आप खुद चेक कर सकते हो। और 99% प्लेसमेंट लगी है लास्ट ईयर। उसके एक ईयर अगर हम पीछे जाएंगे, तो 65 हाईएस्ट है, ये लेग्स पर एनम में है। 31 मीडियन है, मतलब एवरेज है, और 16 लोवेस्ट गया है, और 100% प्लेसमेंट है। तो आप देख सकते हो कि कितनी शानदार प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी प्रोवाइड करता है। अगर आप आपके पास अगर वो टैलेंट है, अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, तो कॉलेज आपको वो एनवायरनमेंट बिल्कुल देगी जो आपको पूरा निखर के बाहर ला सकती है, जो आपको कहीं और कॉलेजेस में नहीं मिल पाएगा शायद। तो ट्रिपल आईटी के पास पोटेंशियल है आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करने का। अ, ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे हम प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स पे। अभी इस साल के प्लेसमेंट की बात करूं तो इस साल भी काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा है, जबकि हमारी मार्केट डाउन है, फिर भी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ये सारी कंपनीज यहाँ की टॉप रिक्रूटर्स में आती है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आईगेट एल्यूमिनीज जो है, मेरे सीनियर या फिर मेरे सीनियर के सीनियर लोग जो ट्रिपल आईटी आए हैं और आईगेट से पढ़े लिखे हैं, वो भी काफी अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस हो चुके हैं। और सचिन सर को आप जानते होंगे, जो मैथवर्क्स में है अभी। फिर दूसरे भी काफी सारे एल्यूमनीज है आईगेट के। यहाँ पे आपको एक फैमिली जैसा मिल जाएगा, आप जब ट्रिपल आईटी हैदराबाद आओगे तो पूरा आईगेट का एल्यूमनी फैमिली है, सबको ही फेमिलियर है आईगेट के नाम से। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था और मैंने बताया कि मैं आईगेट से हूँ, तो बहुत सारे लोग जानते थे कि अच्छा, भिलाई का क्लासेस, हाँ हम जानते हैं। तो काफी वेल रिनाउंड है यहाँ पे आईगेट भी। और कॉलेज के बारे में अगर आपको और क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट में हम इसको एड्रेस करेंगे जनरल क्वेरीज के तौर पे। अब सीधा मैं चाहूंगा कि हम एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो एग्जाम अभी डेट और टाइम अनाउंस नहीं किया गया है, वो पीजीडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्दी आ जाएगा। आई थिंक फरवरी एंड तक हमारे टाइम भी आ गया था। तो जब उसका डेट और टाइम रिलीज होगा, सर आपको बता देंगे, हम लोग आपको बता देंगे। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें, तो एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं होता है जैसे गेट का फिक्स होता है, ये लोग वेरिएशंस करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे एमएसक्यू डाल दिए या फिर कोडिंग डाल दिया, किसी में इंटरव्यूज होते थे, तो पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। पर मैं हमारा पैटर्न बताऊंगा, 2023 में मैंने जब अटेम्प्ट किया था उस टाइम का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, 2 सेक्शन है। बहुत ही सिंपल एग्जाम स्ट्रेटेजी थी उस टाइम पे, कि एक आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा 50 नंबर का, और सेम एक आपका टेक्निकल पेपर होगा जैसे गेट में होता है। 15 मार्क का होता है एप्टीट्यूड गेट के लिए, पर यहाँ पे 50 मार्क का होगा। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद थोड़ा एप्टीट्यूड को ज्यादा फेवर करती है, थोड़ा ज्यादा चाहती है कि बच्चे ऑलरेडी थोड़ा सा एप्टीट्यूड पढ़ के आए। एप्टीट्यूड क्योंकि प्लेसमेंट में भी उतना ही नेसेसरी होता है।
हम सबको पता है कि प्लेसमेंट का फर्स्ट स्टेप ही एप्टीट्यूड होता है हमारा। तो गेट नहीं रिक्वायर्ड है, और हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। और जनरली अभी तक मैंने नहीं सुना कि कभी नेगेटिव मार्किंग हो, पिछले 3-4 साल के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली थी। और कोडिंग क्वेश्चंस हमारे टाइम पे नहीं थे, पर हमारे सीनियर की सीनियर बैच में, मतलब 2 साल पहले, उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी डाले थे, जो कि सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे प्राइम नंबर या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्राइम नंबर जनरेट करना हो गया, जो बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस माने जाते हैं, जो हम डीएसए में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। और नॉर्मल एल्गोरिदम्स जो हम एल्गोरिदम क्लास में पढ़ते हैं, हो सकता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाए, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या ऐसा होगा, पर सीनियर की सीनियर बैच में एक बार वेरिएशन के तौर पे कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। और मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, पूरा एमसीक्यू पेपर था। और गेट लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम जाते हैं अभी एप्टीट्यूड सेक्शन पे। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे क्वेश्चंस, जिसे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस बोले जाते हैं, वो एप्टीट्यूड में आएंगे। और पीजीडब्ल्यू फेमस है अपने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को लेकर के, कि अगर आपके पास 2 महीने जैसा अप्रोक्स टाइम होगा, मैं मान रहा हूँ प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको किसी चीज पे अगर करना पड़ेगा तो वो एप्टीट्यूड होगा। क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गेट के लिए प्रिपेयर किया होगा। तो टेक्निकल सेक्शन उतना हार्ड नहीं रहता है। आप किसी कोई भी आर्टिकल, कोई भी रिव्यू देख लेना पेपर का, टेक्निकल सेक्शन बिल्कुल गेट जितना हार्ड नहीं होता है। अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो टेक्निकल सेक्शन बहुत आसान लगेगा। आपको लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहा हूँ, बहुत इजी वाली मॉक टेस्ट ऐसा लगेगा। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट वेरिएशन क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे टाइम पे। पर सबसे जो ट्रिकी पार्ट रहता है ट्रिपल आईटी में एंट्री के लिए, वो रहता है अपना जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है, और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको इसको सोल्व करने के लिए। आप दूसरे सेक्शन में डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, आपको एप्टीट्यूड का पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके लिए जो सीएस फंडामेंटल या टेक्निकल पेपर होगा वो अनलॉक होगा। तो तब तक आपको 90 मिनट्स में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ही सोल्व करने को मिलेगा। आप जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में क्वेश्चंस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, वो सब अलाउड है। जैसे गेट में इंटरफेस होता है हमारा, पूरा सेम इंटरफेस सिमिलर रहेगा। पर आप टेक्निकल सेक्शन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको एप्टीट्यूड पहले लिखना पड़ेगा, वो सबमिट हो जाएगा, फिर वो चेंजेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आपको टेक्निकल सेक्शन अनलॉक किया जाएगा। तो अगर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में हम थोड़ी सी बात करें, तो क्वांट होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर मैथमेटिकल चीजें हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को मैं फोकस करना चाहूंगा कि मैथ्स ज्योमेट्री जो होती है, जैसे ट्राइंगल दिया है, लाइंस, या फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कर्व्स दिए हैं, तो उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमारे टाइम पे भी थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ या टेबल या ग्राफ दिया गया होगा, जिसको एनालाइज करके आपको बताना है कि आंसर्स क्या होंगे। अगर मैं डिफिकल्टी वाइज इसको बताऊं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे आसान चीज होती है, क्योंकि आपको डेटा एनालाइज करके आंसर्स लिखना है। और एक छोटी सी ट्रिक ट्रिपल आईटी ये करता है कि ये क्वेश्चंस को लास्ट में रखता है। लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो अगर आप सिक्वेंशियल पेपर दोगे, अगर आप पहला क्वेश्चन पहले, दूसरा दूसरा, ऐसा करोगे, तो हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान होंगे, फिर भी आपको टाइम नहीं मिलेगा वो करने का। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि एक बार चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना पेपर, कि कौन से आसान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान होता है। एक पैराग्राफ पढ़ना है और 5-6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो कि 6 फ्री मार्क्स आप गिन सकते हो। 5 से 6 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं आपको। और हर बच्चा यहाँ पे एप्टीट्यूड की रेस में है। टेक्निकल सबका अच्छा ही हो जाएगा, अगर क्योंकि गेट किया है तो हमें आइडिया होगा हर चीज का थोड़ा बहुत, पर एप्टीट्यूड ही एक्चुअल पैरामीटर होगा जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। तो फ्री के मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें रीडिंग करना है, नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग करना है, वो उस पर पहले फोकस करना। जो हार्ड मैथमेटिकल चीजें हैं, जिसमें फॉर्मूला लगाना है या फिर कैलकुलेशन हेवी जो चीज है, उसको बाद के लिए रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हेवी कैलकुलेशंस हो सकती है, तो आपको उसके लिए कैलकुलेटर अवेल किया गया था। कैलकुलेटर जैसे गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है साइंटिफिक, तो सेम कैलकुलेटर हमारा अवेलेबल था पीजीडब्ल्यू के लिए भी। और उस कैलकुलेटर में आपको हो सकता है कि, मतलब साइंटिफिक शायद ना भी रहे, नॉर्मल कैलकुलेटर तो बिल्कुल मिलेगा। और उतने क्वेश्चन भी नहीं होंगे कि आपको लॉग वगैरह करना पड़े, नॉर्मल मैथमेटिक्स का कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। दूसरी चीज मैं छोटी सी ये बताना चाहूंगा जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, कि कई बार ना यूनिट्स वो लोग सफल कर देते हैं। जैसे हम लोग को आदत होती है एज ए इंजीनियर कि हम चीजों को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। हमारे वहां पे एक क्वेश्चन था, मेरे टाइम पे क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में बोला गया था माप जो था वो इंचिस में था। जैसे कई लोगों को नहीं पता होता कि इंच में कन्वर्जन कैसे करना है, या फिर उस टाइम पे अगर हमें वो स्ट्राइक नहीं करता है, तो हो सकता है कि यूनिट से वो लोग खेल सकते हैं कि मान लो पाउंड में कुछ वेट दे दिया गया, या फिर इंचिस में कुछ हाइट दे दी गई। नॉर्मल क्वेश्चन होगा पर यूनिट से खेल गया हम लोग। तो कई बार ऐसा हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये यूनिट्स हमारे लिए फेमिलियर नहीं होते हैं कई लोगों के लिए। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोई भी रैंडम टिक लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका वो सही हो जाए। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको कि जिसमें आपको यूनिट्स नहीं पता है, या फिर पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पर आपको पता है कि वो टॉपिक नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप छोड़ो मत उसको, कोई भी रैंडम टिक लगा दो। प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपका वो करेक्ट हो जाए और आपको 1 मार्क बूस्ट मिल जाए।
जबकि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि मत छोड़ना, सारे के सारे अटेम्प्ट तो कर ही देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो स्टार्ट के 5 मिनट जब आपको मिलते हैं, उसमें पहले से लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, और सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अगर ऐसा हुआ तो आपको सारे टिक करने ही पड़ेंगे, वरना वो आर्बिटरी टिक हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको पेपर में ध्यान रखना है। और इसका प्रिपरेशन अगर मैं बताऊं कि एप्टीट्यूड भी पढ़ना कैसे है, एप्टीट्यूड हम ऑलरेडी गेट के लिए तो पढ़ते ही हैं, तो फिर इसमें नया क्या करना है। देखो, इसमें नया ये करना है कि एप्टीट्यूड गेट से थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होते हैं, थोड़े ट्रिक्स होते हैं जो गेट नहीं करता है हमारे साथ, पर पीजीडब्ल्यू करता है, क्योंकि हाफ पेपर एप्टीट्यूड है। और इसके वजह से आपको थोड़े बहुत ट्विस्ट मिलेंगे, थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कभी देखे ना हो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे गेट में हर हर ब्रांच का गेट का पेपर होता है, उसमें एप्टीट्यूड कॉमन होता है। मतलब अगर मैकेनिकल का भी आप पेपर ले लोगे, उसमें भी 15 मार्क गेट के एप्टीट्यूड के होते हैं। तो दूसरे पेपर जो दूसरी ब्रांच के शायद किसी लोग ने अफसोल ना किए हो, हम पीवाईक्यू में शायद सीएस के ही पेपर को ज्यादा वो देते हैं, तो दूसरे ब्रांच के जो भी पेपर्स हैं उसके एप्टीट्यूड सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, जो आप पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, पीवाईक्यूज दे सकते हो। मैकेनिकल केमिकल ब्रांच में भी एप्टीट्यूड आता है, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा बूस्ट कर देगा। मैंने दूसरी ब्रांच जैसे एक बुकलेट आती थी, मुझे अभी नाम नहीं एग्जैक्टली पता है, आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, जो दूसरे हर गेट पेपर के एक जैसे कॉम्बिनेशन बुक मान लो जिसमें सिर्फ एप्टीट्यूड है, हर पेपर का सिर्फ एप्टीट्यूड, तो आप वो रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज, हमें जब मैं ये सेशन जब मैं अटेंड कर रहा था, जब मैं स्टूडेंट था आईगेट का, और जब मैं आपकी तरह था और यहाँ पे सचिन सर बोल रहे थे, उस टाइम पे सर ने बताया था कि इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट थी, जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। आपको क्विज वाला अगर माहौल चाहिए, जब आपको वेब इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना है, तो एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, ये सब मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी पर्सनल चॉइस ये थी कि मैंने अरुण शर्मा की केट की बुक आती है, अरुण शर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप सर्च करोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, और दूसरी केट के लिए होती है जनरली, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। पर क्योंकि मुझे पता था कि ट्रिपल आईटी थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को, तो मैं पहले से फ्लेवर लेना चाहता था कि क्या फ्लेवर्स होंगे क्वेश्चन के। और जनरली जो हार्डेस्ट एग्जाम मानी जाती है केट इंडिया में, जो अच्छा एप्टीट्यूड पूछती है, तो मैंने थोड़ा सा रिफर किया था उसके, शायद कुछ 100 पेजेस, बहुत ज्यादा नहीं किया था, पर वो जो फ्लेवर मिलेगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एप्टीट्यूड में और कितना डेप्थ में जा सकते हैं। और अरुण शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये दो बुक्स हैं जो जनरली लोग प्लेसमेंट्स के लिए, केट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। तो मैंने ये बुक्स रिफर की थी, ये बुक्स रिफर करके मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। अगर मेरे 76 मार्क्स है, तो मैं मानता हूँ कि 40 मार्क्स मेरे एप्टीट्यूड में होंगे। अभी मार्क्स वो एक्चुअली बताते नहीं है, हमें सिर्फ ओवरऑल टोटल मिलता है, पर मैं हार्ड ये गेस कर पाऊंगा कि 35 to 40 मार्क्स मेरे एप्टीट्यूड में होंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड किया था। तो एक और बार मैंने पॉइंट फिर से लिखा है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक चीज है जो आपको ये एप्टीट्यूड में बेटर बना सकती है। जनरली एबिलिटी भी होती है, किसी की नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो एप्टीट्यूड में ऑलरेडी अच्छे होते हैं, उनको पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छे से होता है, तो वो बेनिफिट कर सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को। पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऐसी स्किल है जो सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप एप्टीट्यूड में बेटर नहीं बन सकते हो। आप गेट की प्रैक्टिस करोगे, गेट की बुक जो मैंने बताई इंडिया बिक्स पे प्रैक्टिस करोगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के लगाओगे, तो काफी सफिशिएंट हो जाएगा कि आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्जाम का एप्टीट्यूड सेक्शन 35 या 40 प्लस मार्क्स से आप क्वालिफाई करोगे। और प्रीवियस ईयर जब पेपर्स होते थे हमारे सीनियर्स के, उस टाइम पे ऐसा भी माना गया था कि गेट में, सॉरी, ये जो पीजीडब्ल्यू एग्जाम में सबसे पहले पेपर चेक होता है एप्टीट्यूड का। अगर आप एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर करते हो तभी आपका टेक्निकल पार्ट वो इवेलुएट करेंगे, वरना एप्टीट्यूड नहीं करने पे वो लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे, आपको वहीं से रिजेक्शन मिल जाएगा। तो मैंने ये सुन के अपना जो एप्टीट्यूड का पेपर है वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं सिर्फ एप्टीट्यूड में रह जाऊं और मेरा टेक्निकल कंप्लीट हो। तो मैंने अपना 100% दिया था एप्टीट्यूड को। और मैं ये बोलूंगा कि आप भी ऐसा करना, जबकि हमें पता नहीं एक्चुअल में वो लोग कैसे पेपर चेक करते हैं, ये वेल नोन नहीं है, ट्रिपल आईटी किसी को शेयर नहीं करता है, ना ही वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और थोड़े टाइम बाद आस्क मी एनीथिंग सेशन भी होगा, ट्रिपल आईटी खुद कंडक्ट करता है हर साल, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैंने भी पूछा था, पर उस टाइम पे वो नहीं बताएंगे कि उनका इवोल्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है। वो लोग आपको पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, वो बताएंगे कि आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर आपको स्कोर दे दिया जाएगा। मेरा बैच ऐसा फर्स्ट बैच था जिस टाइम पे हमें मार्क्स मिले थे, जबकि हमारे प्रीवियस बैच को मार्क्स भी नहीं दिए जाते थे, सिर्फ बोला जाता था कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम कट ऑफ इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर। तो इतना ट्रांसपेरेंट अभी कल्चर नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा पेपर पहले चेक होगा। पर बहुत टाइम से लोग मानते हैं कि एप्टीट्यूड को ज्यादा फोकस करती है ट्रिपल आईटी, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। आपको चाहिए तो आप मॉक्स दे सकते हो, काफी सारी इंस्टीट्यूट्स होंगी, जो आई गेट के अलावा भी बहुत सारी, जैसे गेट ओवरफ्लो है, मेडिजी है, हो सकता है वो लोग ओपन मॉक्स अरेंज करें, जिसमें आपको बहुत बड़ी कंपटीशन मिलेगी, मतलब 2-3 हजार लोग अगर आपके साथ मॉक दे रहे हैं, तो आपको एक्चुअल आइडिया लगेगा कि आप कितने में स्टैंड कर रहे हो। तो वो बिल्कुल अटेम्प्ट करना।
अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अपना फ्री का मॉक दे रहा है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है उसमें। मॉक्स आप खुद से बना सकते हो, मैंने स्टार्ट में मॉक्स खुद से बनाए थे। मॉक्स कैसे खुद से बना सकते हो? बुक से रैंडम क्वेश्चंस ले लो, उसका जेरोक्स कर लो, प्रिंट कर लो, लैपटॉप या फोन में किसी में देख लो, और खुद को 90 मिनट दो, 50 क्वेश्चन दो, सिंपल। इससे आप खुद से मॉक बना सकते हो। अगर कोई मॉक नहीं मिल रहा है तो खुद से मॉक बना के आप प्रिपेयर करो। जितना ज्यादा टाइम कंस्टेंट आप करोगे कि मैं 90 मिनट में कितना कर पाता हूँ, मैं 90 मिनट में लिमिट करूंगा खुद को, और देखूंगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे बन पा रहे हैं, उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, उतना ही आपको इजी लगेगा पेपर देना एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि टाइम क्रंच बहुत रियल है। आपको लगेगा भी नहीं और टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड में क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत मैथ हेवी हो, बहुत कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है इस चीज के लेकर के कि 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग के 5-6 क्वेश्चन छूट जाते हैं, मेरे खुद के बहुत सारे क्वेश्चन छूटे थे। तो उसका लोड भी नहीं लेना है कि अगर क्वेश्चन छूट जा रहा है, पर मैं ये चीज बिल्कुल बताऊंगा आपको कि मॉक्स दो, हो सके उतने ज्यादा मॉक्स दो, अपने आप को टाइम में कंस्ट्रेन करो कि 90 मिनट्स में ही दूंगा और 50 क्वेश्चन दूंगा और देखता हूँ कि मेरे कितने नंबर्स बन सकते हैं। आप अरुण शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल जैसी कोई भी बुक से 90 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन उठा सकते हो 90 मिनट के लिए, और ट्राई कर सकते हो मॉक्स देने की। और एक चीज जो मेरे साथ हुई थी, मेरा फेलियर में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डोंट टेक इट एज एन ईगो बैटल। जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, जबकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने ऐसे हजारों क्वेश्चन कर रखे हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि वो पाइप्स एंड सिट्रेंस वाला क्वेश्चन आता है हर बार, काफी कॉमन पैटर्न होती है। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे समझ भी आया, पर उस टाइम पे वो मैथ हेवी होने की वजह से मेरा आंसर जो था वो अलग आ रहा था, वो ऑप्शन में था नहीं। तो मैंने इस पे ऐसा सोचा कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, मैंने 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिए, और तब जाके पता लगा कि सिर्फ मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, और उसमें मैंने 1 मार्क के लिए 5 से 6 मिनट ऐसे ही दे दिए, जो कि आपको नहीं करना है। आप इसको ईगो बैटल पे मत ले लेना कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको 2 मिनट दे दिया, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हो सकता है पीछे बहुत आसान से क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ आपको सोचना है 1 मिनट और आंसर टिक करना है, कुछ भी मैथ्स नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बाद में मिल सकते हैं। तो उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि वो चीज हम सबसे पहले टिक करें, जो क्वेश्चंस हमारे लिए बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। दूसरा, सब्जेक्ट पेपर जब हमारा होगा वो भी 90 मिनट का होगा, पर ये टाइम आपको ज्यादा लगेगा, मतलब आपको इतना टाइम नहीं चाहिए होगा, आप बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे, क्योंकि गेट लेवल का भी टेक्निकल पार्ट नहीं आता है। अगर आपने गेट का पेपर देखा होगा इस साल का, प्रीवियस ईयर का कोई भी, उससे भी आसान पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग हो गया, फिर डिजिटल लॉजिक हो गया, जैसे गेट्स होते थे हमारे, नॉर्मल इक्वेशंस होती थी, टाइमर्स होते थे, आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते थे, सिंपल सी प्रोग्राम, फॉर लूप आउटपुट, रिकर्सन वाला आउटपुट। और मुझे नहीं लगता मुझे इस पे आपको और गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर से पढ़े आप सी प्रोग्रामिंग, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना है इस पे। पर बहुत ही नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आई गेट के पेपर्स में भी इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चंस वो लोग बनाते हैं कि आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल टिक्स होंगे हमारे लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक और चीज है कि अपना जो कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट होता था और थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट होता था, वो सब्जेक्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है। आपको वो रटाबाजी वाली चीज अब नहीं करनी है कि मैं ये याद कर लूं, क्लोजर प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही है या ये समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो दो सब्जेक्ट्स हटा दिए गए थे हमारे टाइम पे, प्रीवियस ईयर भी नहीं थे। इस साल अगर होंगे तो आपको बता देंगे, वो वेबसाइट पे अपडेट करते हैं हर साल अपने सब्जेक्ट्स और पैटर्न। तो अगर होगा तो हम बता देंगे, पर प्रीवियस 2 से 3 साल से ऐसा नहीं हुआ है। तो सीओए और टीओसी सब्जेक्ट्स नहीं है, आपके नॉर्मल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, डेटाबेस में भी इतना खास नहीं, वो स्पेसिफाई कर दिए थे कि हम लोग इतना ही पूछेंगे, एसक्यूएल या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज वाले टॉपिक्स। थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं, पर वो स्पेसिफाई लिख दिए थे कि इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो काफी एक्यूरेट रहता है उनका, अगर उन्होंने बताया इतना ही पूछेंगे तो वो जनरली उतना ही पूछते हैं। और जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके बाहर का एक भी सवाल नहीं दिया जाएगा, जो भी बोला है, जो भी मेंशन्ड है, प्रोमिस्ड है, वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। काफी आसान होता है पेपर टेक्निकल पार्ट का। आपको एमएसक्यूज दिए जा सकते हैं, मेरे टाइम पे कोडिंग क्वेश्चंस हटा के एमएसक्यू डाले गए थे। आपको 10 एमएसक्यू दिए जा सकते हैं, एमएसक्यू हो सकता है 2 मार्क्स के हो या फिर उससे ज्यादा मार्क्स के भी हो सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे पेपर में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर मल्टीपल में अगर आप दो में से एक ही ऑप्शन चूज करोगे तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कंप्लीट राइट या रॉन्ग सबमिट करना है, अगर कंप्लीट राइट होगा तभी आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एमएसक्यूज हो सकते हैं, सिंपल एमसीक्यूज हो सकते हैं। और इतना गारंटीड नहीं है कि कोडिंग क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। हमारे सीनियर के सीनियर बैच 2 साल पहले हुआ था कि सी प्रोग्रामिंग का एक कोडिंग क्वेश्चन दिया गया था, जबकि हमारे 2 साल के प्रिपरेशन में सिर्फ हमें एमएसक्यूज दिए जाते हैं। और जब तक मुझे पता है, मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको भी शायद एमएसक्यू ही दिए जाएंगे, क्योंकि कोडिंग को इवेल्युएट करना इतना हार्ड नहीं होता है, मतलब इतना इजी नहीं होता है। उनको कोडिंग आपकी देखनी पड़ेगी, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि आपने कोड लिखा है, सही लिखा है, नहीं लिखा है। तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि आपको एमएसक्यू दिया जाए और नॉर्मल पैटर्न कर देंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में बस यही था। मैं रिसोर्सेज थोड़े से बता दूंगा यहाँ पे कि मैंने सिर्फ आईगेट क्लासेस के वीडियोस देखे हैं, मैंने कोई और दूसरा मटेरियल नहीं पढ़ा था टेक्निकल पार्ट के लिए। और उसमें जो हम नोट्स लिखते हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत प्यारी चीज़ है, अगर आप नोट्स फॉलो करोगे अपने नोट्स से आपका काफी फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, और 2 महीने के टाइम में सब्जेक्ट स्क्रेच से कवर करना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो आप वो नोट्स के सहारे
टेक्निकल सेक्शन बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हो। 35-40 मार्क्स लाना बिल्कुल हार्ड नहीं है पीजीडब्ल्यू में, अगर आपको टेक्निकल में लाने हैं तो। पर मैं एक और बार मैंने लिखा है कि नीड मोर प्रैक्टिस इन एप्टीट्यूड। मैं जब इतनी बार बोल रहा हूँ तो देर इज समथिंग, उसमें कुछ तो होगा जो मैं इतनी बार दोहरा रहा हूँ। एप्टीट्यूड सच में थोड़ा सा हार्ड आता है, हार्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी आता है। वो आपको फंसाने का ट्राई करेंगे, यूनिट्स बदल देंगे। हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन कभी देखा ना हो, कुछ नई पैटर्न का क्वेश्चन होगा। तो आपको सिर्फ सोचना है, अच्छे से अपना दिमाग लगाना है। और एप्टीट्यूड सिर्फ आपका लॉजिकल एबिलिटी चेक करता है कि आप उस टाइम पे क्या वो क्वेश्चन सोच पा रहे हो, क्या उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आपका लॉजिक बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कितने भी मतलब इंटेलिजेंट हो, कितने भी वेल नॉलेज हो, कितना भी हो, फिर भी कई बार क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमसे होगा ही होगा। कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। आप पेपर देके आप जब बोलोगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले। जब मेरा पेपर खत्म हुआ, मैंने बाहर आके सबसे यही बोला कि क्या अच्छे क्वेश्चंस थे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इतनी प्यारी थी कि आपको लगेगा कि कितने अच्छे से क्वेश्चन चूज किए हैं प्रोफेसर्स ने। और एप्टीट्यूड का पेपर बहुत शानदार बनाते हैं लोग। दूसरी छोटी छोटी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इंचेस दे दिए गए थे मीटर्स और सेंटीमीटर्स की जगह पर। दूसरा ये चीज मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली गेट में वो लोग इतना डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पर इसमें आया था कि कोई आई ट्रिपल का स्टैंडर्ड जैसे होता है 802.11 हमारा वाईफाई के लिए होता है, या फिर 802.3, ये सब जो स्टैंडर्ड्स हैं ब्लूटूथ के वाईफाई के, ये सब चीज का एक हमें मैचिंग पेयर वाला जो क्वेश्चन आता है वो दे दिया गया था। लेफ्ट साइड पे सारे आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स थे, राइट साइड पे डिवाइसेस के नेम थे कि वाईफाई डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस। तो आपको चूज करना था उसके हिसाब से ऑप्शन। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। पर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हमको इतना डिटेल याद ना हो, शायद नंबर्स इतने याद ना हो। पर ऐसे एक दो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि काफी स्टैंडर्ड, सीएन में से ज्यादा मैं बोलूंगा। सीएन के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है कि लेवल 2 डिवाइस कौन सा है। सिंपल, अगर आपको याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो, बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो हो सकता है कि वो दो तीन क्वेश्चंस आपको मिले। टेक्निकल पार्ट जो है उसमें एमएसक्यूज डाले जा सकते हैं। हमारे टाइम पे एमएसक्यूज थे, आपके भी टाइम पे हो सकता है कि कुछ एमएसक्यूज डाले जाए। बिल्कुल घबराना नहीं है, एमएसक्यूज भी बहुत आसान होते हैं। एमएसक्यूज में बस ये देखना है कि ऑप्शंस आप जो सिलेक्ट करो एग्जैक्ट सिलेक्ट करने हैं। अगर आप एक ज्यादा भी करोगे या फिर एक कम करोगे तो वो 0 मार्क्स ही माना जाएगा। फिर हाँ, एक और चीज जो जनरली लोग मिस करते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे पीजीडब्ल्यू का, उस टाइम पे आपसे रेज्यूमे मांगा जाता है। कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको रेज्यूमे देना पड़े, पर पीजीडब्ल्यू में वो लोग रेज्यूमे मांगते हैं। तो अगर आपके पास रेज्यूमे नहीं है तो आप सिंपल सा रेज्यूमे अभी से बना सकते हो, बहुत टाइम नहीं लेता है, वो 1 घंटे का काम है। आप अपने बीटेक कॉलेज का नाम, थोड़े प्रोजेक्ट्स, और अगर आपने कुछ पास में वेब डेवलपमेंट वगैरह करा है तो एक छोटा सा सिंपलिस्टिक रेज्यूमे बना के रखो, ताकि उस टाइम पे जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करना हो तो हम हड़बड़ी में ना आ जाए कि अब जल्दी बनाना है और 2 दिन का टाइम है। ऐसा मत करना। एक रेज्यूमे मांगा जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो नहीं बताया गया है कि क्या उसको यूज किया जाएगा कैसे। अगर उसको रिज्यूमे के बेसिस पे क्या आपके नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे वो हमें नहीं पता है। पर हो सकता है कि अगर टाई ब्रेकिंग है, जैसे 63 हमारा टाई ब्रेकिंग मार्क है और वहां पे 5 स्टूडेंट है, मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो हो सकता है कि टाई ब्रेकिंग की तरह रिज्यूमे यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये भी बोलूंगा कि ट्रिपल आईटी का एग्जाम फॉर्मेट इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो लोग कुछ भी एब्सोल्युटली नहीं बताएंगे कि हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, आपको कैसे मार्क्स दिए गए हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है पेपर चेक करने में, क्या पहले टेक्निकल होगा पहले एप्टीट्यूड होगा, वो किसी को नहीं पता है। और ना ही वो लोग हमें शेयर करेंगे। पर ये चीज है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो अच्छा रिज्यूमे ही बनाना, कि अगर वो यूज हो रहा है एज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो हमें रिज्यूमे से रिजेक्शन ना मिले। दूसरा जो छोटी छोटी चीजें रह गई है कि अगर आप एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ टाइम बचाते हो कि चलो मैं थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ एप्टीट्यूड का और मैं गेट सीएस फंडामेंटल में उसको टाइम ज्यादा दे पाऊंगा, तो वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। जब आपने सबमिट कर दिया वो टाइम 0 हो जाएगा और नया टाइमर चालू होगा 90 मिनट्स का टेक्निकल के लिए। तो अगर आप कुछ भी टाइम बचा रहे हो तो वो टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो पूरा टाइम लीजिए एप्टीट्यूड में, कुछ बचाने का जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज कीजिए पेपर को, जो टिक किया है उसमें अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो एक बार सेक्शन लॉक हो गया फिर आप वापस नहीं जा पाओगे उस सेक्शन में। एप्टीट्यूड सेक्शन सिर्फ एक ही बार खुलता है, सबमिट होने पे सिर्फ आप टेक्निकल दे पाओगे और प्रीवियस जाना अलाउड नहीं है। तो टाइम बचा के कोई बेनिफिट नहीं है, पूरा 90 मिनट्स लीजिए। टेक्निकल के लिए सिर्फ आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा, उससे अलावा अगर आप बचाओगे भी तो कोई उसका सेंस नहीं है। दूसरा, वर्चुअल कैलकुलेटर्स अलाउड है। जैसे बताया मैंने कि गेट के इंटरफेस से सिमिलर इंटरफेस मिलेगा आपको। एक वर्चुअल साइंटिफिक या नॉर्मल कैलकुलेटर दिया जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। अगर लोगरिथमिक या ई टू द पावर वाले कुछ क्वेश्चंस है तो आपको साइंटिफिक दिया जाएगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आ सकती है, नॉर्मल डिविजन आ सकते हैं, उसके लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेटर सफिशिएंट रहता है, तो नॉर्मल दे दिया जाएगा। और पॉइंट्स में आंसर होंगे। हाँ, हमें जैसे आदत होती है लिखने की 7/11 ये सब, वो नहीं होगा वहाँ पे। पॉइंट्स में आंसर आपको लिखना होगा, इसके लिए आपको कैलकुलेटर दे दिया जाता है। और टाइम क्रंच जो एप्टीट्यूड में वो काफी रियल है, हम लोग ने खुद फेस किया है, हमारे सीनियर्स ने फेस किया था कि 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज वेरी गुड। आपको बहुत प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो चीज पहले से आपको पता है, जब आप अप्रोच करोगे तो आपको पहले से पता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर रहेगा एप्टीट्यूड का। मैं पहले से बता रहा हूँ कि गेट जो टेक्निकल पार्ट है वो गेट करा है तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। मेरा आधा घंटा ऐसे फ्री गया था लास्ट में, क्योंकि टेक्निकल पार्ट बहुत आसान था, सिर्फ टिक्स लगाने थे हमने जो गेट के नोट से पढ़ा है बस। पर एप्टीट्यूड में टाइम क्रंच हुआ था, सबका होता है, 4-5 क्वेश्चन छूट भी सकते हैं।
पर ये देखना कि जो इजी वाले क्वेश्चन है वो हम ना छोड़ दें, जो सिंपल पढ़ के लिखने वाले आंसर्स हैं, जो बिना सोचे लिखने वाले आंसर्स हैं, वो नहीं छूटने चाहिए। हो सकता है जो कैलकुलेशन वाले हैं वो हम छोड़ सकते हैं कि इसमें हेवी कैलकुलेशन है, आता है मुझे पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर 10 मिनट लेके 1 मार्क लेना है तो उससे अच्छा है मैं 10 मिनट में 3 मार्क्स ले लूँ, 3 सिंपल क्वेश्चन करके। और 2023 फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब हमें कट ऑफ दिए गए थे, पहली बार 58 या 57 कट ऑफ था जो क्वालिफाइंग कट ऑफ था। और सीट्स का कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है। ट्रिपल आईटी में 2 ब्रांचेस हैं, CSIS और CSE। आपको सेम पेपर लिखना है। जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच प्रीफर करनी है। तो CSE ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं CSIS के ऊपर, क्योंकि देखो दोनों ब्रांचेस बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। CSE में हमारी 90 सीट्स हैं, IS में सिर्फ 30 सीट्स है, 30 सीट्स हैं। पर उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, मतलब कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। और वो कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके लिए कंपलसरी होंगे, जो CS स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। CS स्टूडेंट्स जो चाहे अपने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हमें सिलेक्शन अलाउड है पूरा, जो भी सब्जेक्ट हम चूज करेंगे वो हम पढ़ पाएंगे। पर CSIS के लिए 1 या 2 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर कंपलसरी होते हैं। तो ज्यादा फ्रीडम के कारण, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के कारण लोग CSE प्रीफर करते हैं। पर मैं बोलूंगा दोनों ही बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। हम फर्स्ट सेमेस्टर में सब साथ पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है कि वो लोग अलग हो जाएंगे, अलग क्लास होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 63 कट ऑफ गया था CSIS के लिए, उस पर सीट मिला था जो लास्ट। यहाँ पे एक कोटा वाला सीन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो सबको जनरल ही माना जाएगा। तो 63 मार्क्स पे CSIS में सीट मिला था हमें, और 65 पे कंप्यूटर साइंस में सीट मिला था। कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को 64 पे भी कंप्यूटर साइंस का सीट मिल गया था। पर सेफर साइड के लिए मैं बता रहा हूँ कि 65 या उससे प्लस मार्क्स पे जनरली CS का सीट अलॉट हो जाता है। मल्टीपल राउंड्स होते हैं इसके। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि 67 या 68 वालों को ही मिले CS का सीट। पर जैसे ही कुछ लोग जैसे फॉरेन चले जाते हैं या फिर कोई IITs ले लेते हैं, तो उसके बाद सीट्स खाली होती है और फिर से दूसरे राउंड में आपको अपर पुश कर दिया जाएगा आपके हिसाब से, जो भी आपने प्रेफरेंस डाला होगा। तो दोनों अच्छी ब्रांच है, दोनों चूज करना है हमें। 63 कट ऑफ रहा था, पर हो सकता है कट ऑफ तो वेरी करता है, हमें पता है कि कट ऑफ पेपर के बेसिस पे होता है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड निकला तो हो सकता है कट ऑफ कम हो जाएगा, सिंपल निकला तो हो सकता है कट ऑफ ज्यादा भी हो सकता है। तो पेपर के हिसाब से पूरा डिटरमाइन होगा कि कट ऑफ क्या रहेगा। पर थोड़ा सा इजी एग्जाम है टेक्निकल पार्ट में, तो आप ट्राई करना कि आप एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर करें, तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। जो कि बहुत सारे बच्चे अभी सिर्फ गेट थियरी ही रिवाइज करेंगे, एप्टीट्यूड पे अगर उतना ध्यान नहीं देंगे, तो उनके हो सकता है 65-66 नंबर ही आए, सिर्फ बेरली पास करें वो लोग। पर अगर आपने एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से किया है, 35 या 40 मार्क्स आपने एप्टीट्यूड में निकाल दिया है, तो 70+ स्कोर पे जनरली लोग गारंटी देंगे कि आपको ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। और मेरे टाइम पे हार्डली मुझे पता है कि 80+ 1-2 लोग के ही मार्क्स थे, 76 मेरे मार्क्स थे, 78 मार्क्स भी थे 1-2 लोग के। पर 70+ बहुत सेफ स्कोर है, आपको गारंटीड अच्छी सीट मिल जाएगी ट्रिपल आईटी में। पर ये भी है कि टेक्निकल सेक्शन सिर्फ आपके लिए आसान नहीं होगा, हर गेट स्टूडेंट के लिए आसान होगा। जो भी गेट लिखा है उन सबको टेक्निकल सेक्शन में आसानी होगी। तो आपको एप्टीट्यूड में अपना एडवांटेज कवर करना है, एप्टीट्यूड में आपको देखना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स ले पाओ, ताकि आपको दूसरे लोगों की कंपेयर में, जो क्राउड है उसके कंपेयर में आपको अच्छी रैंक मिले और आपकी सीट कंफर्म हो जाए। सिलेबस आपको इस वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। अभी शायद ये एक्टिव नहीं है इस साल के लिए, ये प्रीवियस ईयर का डेटा खा रही है। जब भी वो अपडेट होगी साइट, तो हम आप लोग को बता देंगे, सर बता देंगे, या कोई भी हम जो भी अवेलेबल रहेगा आपको शेयर कर देंगे कि क्या अपडेट है सिलेबस में, अगर है तो। बाकी अभी प्रीवियस ईयर के हिसाब से सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स थे जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। एप्टीट्यूड पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा फोकस करना। आपको जो भी टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिल रहा है, सबसे ज्यादा अगर आप किसी को किसी पे भी अगर लगाओ तो एप्टीट्यूड पे लगाना। क्योंकि गेट सिर्फ रिवीजन का टाइम है। अभी गेट आपने दिया है, गेट का आपने पढ़ा है, फंडामेंटल्स आपने नोट्स बनाई है, तो फिर सिर्फ रिवाइज करना है। मैंने खुद सिर्फ रिवाइज किया था, दिन का 1-2 घंटा ही मैं सिर्फ टेक्निकल रिवाइज किया हूँ, बाकी के 4 से 5 घंटे मैंने पूरे एप्टीट्यूड पे लगा दिए। क्योंकि एप्टीट्यूड में कब से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप सोल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कि अगर आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए, 2000 क्वेश्चन कर लिए, तो उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा एग्जाम के लिए। और फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और थोड़ा बूस्ट मिलेगा, तो एप्टीट्यूड स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हाँ, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है बताने के लिए। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग के पास अगर डाउट्स हैं, कोई स्पेसिफिक डाउट आप पूछना चाहें एग्जाम के लिए, तो पूछ सकते हैं। अ, अ, ऊपर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर कोई मिस हो गया हो तो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ओवरऑल कट ऑफ दिया जाएगा हमें। जो कि हमारे टाइम पे 57 या 58 था। जो सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है, आपको उतने पे सीट मिलना नेसेसरी नहीं है कि आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं होता है। सीट के लिए 63 और 65 कट ऑफ मैंने बताया था। दूसरा चीज, फीस के बारे में पूछा है शुभ ने, तो देखो फीस थोड़ी सी ज्यादा है, मैं मानता हूँ। ट्रिपल आईटी की फीस, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, गवर्नमेंट के साथ यूनाइटेड है, यूनियन है, पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप में आती है यूनिवर्सिटी। पर फीस आपकी रफली मान सकते हो कि आपकी 2 साल की 10 लाख के आसपास हो जाएगी, एकेडमिक और हॉस्टल मिला के। जो कि ट्रिपल आईटी बेंगलोर की भी होती है और काफी अच्छी इंस्टीट्यूट की इतनी फीस होती है। पर अगर आप ये पूछोगे कि क्या 10 लाख देना वर्थ इट है क्या, अगर आपका ये सवाल है कि क्या मैं इतना फीस पे करूं, तो मैं बोलूंगा जी बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप 10 लाख पे कर रहे हो और आपने एवरेज प्लेसमेंट देखा कि 25 lakhs पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट लगा है इस साल बच्चों का,
तो 25 आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी फीस इतनी मैटर नहीं करेगी जब आपके पास बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट होगा। तो बहुत ही जिसका वो हम बोलते हैं ना रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, या जो भी ROI जो बोलते हैं हम लोग, कि इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप बोलो, तो काफी अच्छा है। 10 लाख स्पेंड करना बहुत ही ठीक मानूंगा मैं, वर्थ इट है। दूसरे क्वेश्चंस में देखता हूँ। COA नहीं है सिलेबस में, ओके। COA अगर नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, इतना याद नहीं है, पर TOC और CD नहीं है वो मुझे पक्का पता है। COA अगर नहीं होगा तो वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स एडिशनल डाले जाएं, जैसे गेट ने इस साल AIML और DSA वाला चीज जो नया इंक्लूड किया है। हो सकता है कि PGEE भी कुछ AIML साइड थोड़ा सा जा सकता है। मैं पहले से थोड़ा सा अगर आपको हिंट दे रहा हूँ, पर ये बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है कि ML में जाएगा ही जाएगा। पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी ML और AI और ChatGPT, LLM, ये जो भी ट्रेंड्स में चीजें हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कि कोई एक नया सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और बाकी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स OS, CN, DBMS जो हैं, वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जनरली हमें इतने नहीं मिले थे, डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन ही मिले थे जो काफी आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। साइकिल, हैमिल्टोनियन साइकिल, ये जो काफी फेमस टॉपिक्स होते थे, यूक्लिडियन पाथ, ये सब जो हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथ्स में, उसी पे बेसिक क्वेश्चंस थे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज सच नहीं पूछी जाती है। जो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें ही मैथ्स कवर हो जाती है, जैसे प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, गॉसियन, ये सब चीजें ऑलरेडी वो लोग पूछते हैं एप्टीट्यूड पार्ट में। तो बहुत कम क्वेश्चंस टेक्निकल में मैथ्स के रहेंगे। अगर पर ऐसा कुछ डिटरमाइंड नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके टाइम पे ज्यादा डाल दिए जाएं, क्योंकि इतना स्पेसिफिक नहीं है बताते हमें कि कितना क्या पूछा जाएगा। पर हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इतना फेवर नहीं किया गया था। हमारे टाइम पे मैं बोलूँ तो CN को बहुत ज्यादा फेवर किया गया था, OS और DBMS को भी बहुत ज्यादा फेवर किया। दूसरे क्वेश्चंस, अच्छा, PYQs अगर अवेलेबल रहते हैं कि नहीं। देखो, पेपर पब्लिश नहीं करता है ट्रिपल आईटी आपको नहीं देगा पेपर, और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, वो मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चों को याद रहे होंगे उन्होंने लिख दिए होंगे कहीं पे पेपर पे। तो एग्जैक्ट पेपर आपको नहीं मिलेंगे। पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिफर कर सकते हो। बाकी एप्टीट्यूड में ही आपको ज्यादा नीड होगी कि ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि टेक्निकल पार्ट गेट के अगर आप PYQs करोगे तो बहुत सफिशिएंट है, उससे ऊपर एक चीज की भी नीड नहीं है। आर इंटरव्यूज नॉट टेकन बाय IIIT हैदराबाद, नहीं, प्रीवियस 3 साल से इंटरव्यूज नहीं लिए गए हैं। उससे पहले 4 साल 5 साल पहले इंटरव्यूज हुआ करते थे कि आपको रिटर्न एग्जाम देना है, और उस एग्जाम के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता था, जो प्रोफेसर्स लेते थे। एक आधा घंटा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ करता था, पर हमारे टाइम पे नहीं था, प्रीवियस 3-4 साल से नहीं है। तो बहुत कम चांसेस है कि इंटरव्यूज इस साल हो। अगर होंगे तो वो लोग आपको वेबसाइट के पोर्टल पे डायरेक्ट लिख देंगे कि एग्जाम के साथ आपको इंटरव्यू क्रैक करना भी नेसेसरी है कि नहीं। क्योंकि इंटरव्यू एक टाइम टेकिंग चीज है, हेक्टिक चीज होता है, तो प्रोफेसर ज्यादा मुझे लग रहा है कि पेपर पे ही आपको डिटरमाइन करेंगे। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, तो इतने सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जनरली पेपर बेस्ड ही आपका एडमिशन होगा। थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं क्या PGEE? मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो दे सकते हैं। पर अगर आप फॉर्म भर के फिलअप के टाइम पे एलिजिबिलिटी लिखी होगी, जनरली लिखा होगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक या MS या जो भी दूसरी कोई डिग्री कर रहे हो, तो जनरली फाइनल ईयर को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि आप एडमिशन तो ले नहीं पाओगे PGEE देके आप थर्ड ईयर में हो तो। पर अगर आपको सिर्फ देने के लिए देना है तो एक बार चेक कर लेना कि क्या फॉर्म फिलअप में बीटेक कंपलसरी है कि नहीं, मतलब फाइनल ईयर होना जरूरी है कि नहीं। हो सकता है कि आप फ्री में अटेम्प्ट कर पाओ, पर आपको एडमिशन तो फोर्थ ईयर के बाद ही अलॉट होगा। और गेट की तरह नहीं है कि 3 साल तक आपका स्कोर वैलिड होता है, नहीं, आपको हर साल PGEE का कट ऑफ हर साल ही निकलेगा, और उसी साल का पेपर आपको क्रैक करना है। आप प्रीवियस स्कोर पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप थर्ड ईयर में कर लिया और फोर्थ ईयर में वो स्कोर लेकर के मैं IIIT जाऊंगा, वो अलाउड नहीं है। CN में क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक, ओके। तो CN में सबसे ज्यादा चीज जो पूछी जाती है वो होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हमें याद रखने होते हैं। दूसरा IP एड्रेसिंग, सबनेटिंग वाला जो पार्ट होता है, काफी आई थिंक वो सर ने फर्स्ट वीक में ही पढ़ाया होगा। मैं जब था मेरा टाइम पे आई गेट में, जब मैंने सबसे पहले CN चालू किया था पढ़ना, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट ही जो रहता है अपना सबनेटिंग, IP एड्रेसिंग, फिर इथरनेट, पैकेट फॉर्मेट्स, ये सब चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वही इनफ है। बहुत डीप में नहीं जाएगा, जैसे कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम बता दो, या फिर CSMACD का एल्गोरिथम पूछ ले, इतना डेप्थ में वो नहीं जाते। CN काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। पर नॉर्मल कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, फिर डिवाइसेस कौन से लेयर पे काम करते हैं, पैकेट्स की फॉर्मुलेशन कैसे होती है, OSI और TCP/IP लेयर कैसे काम करता है, वो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। इज इट इजी फॉर नॉन गेट स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई? यस, इट्स वेरी वेरी इजी टू क्वालिफाई फॉर PGEE देन गेट, क्योंकि मेरे काफी सारे बैचमेट्स हैं अभी जो गेट नहीं लिखे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल या फिजिक्स या बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने गेट CS नहीं लिखा था, उनका स्पेसिफिक गेट मैकेनिकल या कुछ अलग एग्जाम लिखा था। फिर भी वो लोग इजी से क्रैक कर पाए थे। देखो, रीजन क्या है इजी क्रैक का? एप्टीट्यूड। क्योंकि एप्टीट्यूड हर हर फील्ड में होता है। तो अगर आप एप्टीट्यूड में 50 में से मान लो 35-40 नंबर्स ला रहे हो, और टेक्निकल आपका वीक भी है, अगर आप उसमें भी 30-25-30 ही ला पा रहे हो, फिर भी आप 65 करके इजी क्वालिफाई कर सकते हो।
तो अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, एप्टीट्यूड पे आप एफर्ट डालोगे तो क्रैक करना बहुत आसान है, नॉन गेट के लिए भी बहुत आसान है। मेरे रिज्यूमे में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स थे? देखो, मैं एक्चुअली प्लेसमेंट वाला स्टूडेंट था। मैंने गेट बहुत कम टाइम के लिए किया है। जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी या सर से पूछा होगा उनको पता होगा कि मैं गेट सिर्फ 4 महीने के लिए प्रिपेयर किया था। तो मेरे पास कम टाइम था, पर मैं प्लेसमेंट स्टूडेंट था। तो मुझे उसका बेनिफिट ये था कि मेरा एप्टीट्यूड क्लियर था। दूसरा बेनिफिट ये था, मेरे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। प्रोजेक्ट्स में आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है, आप जब बीटेक में प्रोजेक्ट्स करते हो, वो सब चीजें अलाउड है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है कि रिसर्च वाला, मशीन लर्निंग वाला। आपको बिल्कुल बेसिक वाले प्रोजेक्ट्स भी काफी सही रहेंगे इस टाइम पे। आपको एक नॉर्मल सा रिज्यूमे बनाना है और ज्यादा उस पर अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत सही हैं तो रिज्यूमे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अभी अपना मार्क्स पे फोकस करो। रिज्यूमे को सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बना के रखो, ताकि उस टाइम पे आपको हड़बड़ी में ना बनाना पड़े, और नॉर्मल प्रोजेक्ट भी सफिशिएंट होंगे। डू 10th 12th मार्क्स मैटर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग? नहीं। 10th 12th के मार्क्स वो लोग आपसे शायद लेंगे भी नहीं। आपको 10th और 12th के मार्क्स देने पड़ेंगे जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, उससे पहले वो मैटर नहीं करता है। आपका रिज्यूमे मांगा जाएगा, आपकी कॉलेज का नाम मांगा जाएगा, पर हमें एक्चुअल में नहीं पता कि वो कौन सी चीज पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। मार्क्स के अलावा अगर मान लो मार्क्स 65 मार्क्स पे मेरे 10,000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सिर्फ 120 लेने हैं, तो उसके लिए वो जो टाई ब्रेकर होता है वो क्या होता है वो किसी को नहीं पता है। पर हम अपना बेस देंगे कि रिज्यूमे अच्छा बना देंगे, अपना जो भी डिटेल्स है वो सही सही लिखेंगे। देखो, कुछ भी डिटेल गलत मत लिखना कि 12th के मार्क्स थोड़े बड़ा चढ़ा के लिख देता हूँ रिज्यूमे में, या फिर 81% है तो 82 लिख देता हूँ। ये करने पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको बिल्कुल इंटीग्रिटी से लिखना है जो भी लिखना है। रिज्यूमे में भी कुछ भी फालतू में ब्रेक नहीं करना है कि मैंने ये इंटर्नशिप कर रखी है या फिर मैं इस कंपनी के लिए काम करता था। जो भी है ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा उसका, और वेरिफिकेशन में आपको उसकी पेनल्टी लग सकती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो। हमारे टाइम पे वेरिफिकेशन हालांकि नहीं हुआ था, पर कुछ भी गलत मत लिखना। एफटी के कोई भी वीडियोस प्रीफर किए थे? नहीं, मैंने आई गेट के एप्टीट्यूड में पढ़ा था, वही वीडियोस के तौर पे पढ़ा था। दूसरा, मैंने स्पेसिफिक कोई चैनल या यूट्यूब से नहीं देखा है। मैंने बुक फॉलो की थी, गेट वाली, जो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक थी, वही मैंने फॉलो की थी, और उसके हिसाब से मैंने मॉक्स खुद से बनाए थे। हमारे टाइम पे गेट ओवरफ्लो ने एक शायद टेस्ट सीरीज डाला था 5 पेपर का, तो लास्ट वाले हफ्ते में मैंने वो भी दिया था। अगर कोई इंस्टीट्यूट दूसरा डालता है ऐसा पेपर, तो आप अटेम्प्ट करना, मॉक टेस्ट देना। बाकी खुद से मॉक बना सकते हो। जैसे मुझे स्टार्ट में नहीं पता था कि पेपर बनेगा या नहीं बनेगा, कोई इंस्टीट्यूट आगे आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने खुद से पेपर बना लिए थे और उसी से प्रैक्टिस की थी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से ही करो, और लास्ट में मॉक्स दे देना 4 5, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आपने कॉलेज के साथ गेट पीजीडब्ल्यू कैसे प्रिपरेशन? ओके, ये क्वेश्चन इतना रिलेवेंट नहीं है अभी। गेट के साथ कैसे करना, मतलब गेट तो अब आपका खत्म हो चुका है, तो आपको सिर्फ पीजीडब्ल्यू पे ही फोकस करना है। अगर आप गेट 2025 स्टूडेंट्स हैं, तो फिलहाल आप जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करिए, हो सके उतना, और एप्टीट्यूड पे फोकस करिए। अभी गेट का तो वैसे भी सोचना नहीं है आपको, तो फुल टाइम पीजीडब्ल्यू ही प्रिपेयर करिए 2 महीने के लिए। मैक्स पैकेज कितना गया है इस ईयर? देखो, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट करना हमें अलाउड नहीं होता है, प्लेसमेंट सेल जब करता है तब करता है। बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत अच्छा पैकेज गया है। जैसे टायर 3 में जितना जाता होगा उससे 4x 5x गया है। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट पैकेज है। टीएनपीसीएल हमें अलाउ नहीं करता है कि हम एक्चुअल डिटेल्स आपको अभी दे दें। वो डिटेल्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे वो खुद पब्लिश करेंगे। और अभी हमारा प्लेसमेंट चल रहा है, मतलब हमारी सीनियर बैच का प्लेसमेंट चल रहा है। तो अभी पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि और अच्छा किसी का प्लेसमेंट लग जाए और हाईएस्ट नया कुछ मिल जाए हमें। तो एक्चुअल हमें चीज पता नहीं है। स्कॉलरशिप का प्रोविजन, हाँ, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। गेट का स्टाइपेंड मिलता ही है आपको। अगर आपको एडिशनल नीड है तो यूनिवर्सिटी के जो एल्यूमनीज होते हैं, जो अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, तो वो लोग फंडिंग करते हैं। आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे स्कॉलरशिप का नीड है, और यूनिवर्सिटी से कुछ फाइनेंशियल हेल्प अगर आप मांगोगे, तो एल्यूमनीज आपको फंड कर सकते हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, जो कि आप यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको बताया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। एफटी जीरो से स्टार्ट करना है? ओके, अगर आपको एफटी जीरो से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आईगेट की वीडियोस देखिए। सर ने जो पढ़ा रखा है आईगेट पे ऑलरेडी, पहले वो कवर कीजिए, क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं एप्टीट्यूड वाली, और वो आपको करना नेसेसरी है। अगर आपका बेस नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बेस नॉलेज बिल्ड कीजिए। जो ज्यादा चीजें पूछी जाती है, जैसे आपको पता होगा टाइम एंड डिस्टेंस, फिर स्पीड वाले क्वेश्चन, फिर वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस, रेलवे ट्रैक्स वाले क्वेश्चंस, जो काफी फेमस फेमस क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के वीडियो देख लीजिए सबसे पहले, जो बहुत चांसेस, हाई चांसेस है उसके आने के। और उसके बाद अगर वीडियोस देने के बाद आपको टाइम मिलता है दिन का, तो दिन का 3 से 4 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस में लगा दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ब्रेन डेवलप होगा। इसमें याद रखने वाली चीज तो है नहीं। एप्टीट्यूड आपका ऑन द स्पॉट बनेगा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऑन द स्पॉट आपको नया थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, नया पैटर्न से सोचना पड़ेगा। तो वो तभी बेनिफिशियल होगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर क्वेश्चंस कम कर रखे हैं तो आपको नए पैटर्न्स के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए मैं बोलूंगा वीडियोस के बाद टाइम बचाओ, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, नए नए फ्लेवर्स के क्वेश्चन जानो, अलग अलग पीवाईक्यूज देखो, अलग अलग बुक से देखो, कि जितना ज्यादा वैरायटी देख पाओ उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।
इज देयर एनी लोन्स सिस्टम? हाँ, आपको लोन मिल सकता है। लोन आपको हर इंस्टीट्यूट के लिए मिलता है। कोई भी आप टायर 1 टायर 2 कॉलेज ज्वाइन कीजिए, लोन आपको अवेल किया जाता है। हमारे कैंपस में एसबीआई का खुद एक ऑफिस है, वहाँ पे आप जैसे रिक्वेस्ट करोगे तो लोन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये फाइनेंशियल चीज़ों की आपको अभी से नीड नहीं है, वो आप जब एग्जाम क्लियर करोगे तो एक एडिशनल वीडियो शायद हम बना सकते हैं, या फिर सर आपको बता देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स हर कॉलेज के लिए सेम होती है, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अ, ठीक है। लोन का देखो कोई क्राइटेरिया नहीं है। सोनी ने यहाँ पे पूछा है कि कुछ क्राइटेरिया है लोन का। जी नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। आपको एडमिशन मिलने पे लोन मिल जाएगा। सिर्फ एडमिशन के ऑफर लेटर जो होता है, हम ऑफर लेटर बोलते हैं ना, कॉलेज की तरफ से जो ईमेल आता है कि आप सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड हो, वही आपका वैलिड प्रूफ है फॉर लोन्स। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, दूसरा कोई चीज़ नहीं है। और ओके, बीरल का क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट वेर योर बैकअप्स अदर देन ट्रिपल आईटी? तो मेरे बैकअप्स थे, मुझे एनआईटीज मिल रहे थे। एनआईटी ट्रिची हो गया, काफी अच्छे एनआईटीज मिल जाते हैं मुझे। आईआईटीज में एमएस मिल सकता था, रिसर्च बेस्ड जो होता है कोर्स। फिर आईआईटी गांधीनगर का अर्ली वो होता है, अर्ली एमटेक वाला जो सिस्टम हुआ करता था, तो वो बैकअप में था। ट्रिपल आईटी बेंगलोर था मेरे पास ऑप्शन में। पर मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद चूज क्यों किया, उसका रीजन ये था कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने एआई रिसर्च और कोडिंग कल्चर के मामले में बहुत फेमस है। इसका प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स काफी आईआईटी से भी बेटर है। अगर आप खुद चेक करोगे अलग अलग प्लेसमेंट सेल खोल के, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सच में ये काफी अच्छा प्लेसमेंट देती है। दूसरी चीज ये थी कि मुझे रिसर्च से ज्यादा अपने कोर्स बेस्ड चीजें में लगाव था, क्योंकि टायर 3 से जब हम होते हैं तो हमें अच्छे से सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं। हमने एमएल अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, हमें एआई अच्छे से नहीं पता होता है। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि एमएल, एआई, चैट जीपीटी, ये सब चीजें जो मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं अभी, तो उसके लिए आपको ये सब चीजों का स्किल होना बहुत नेसेसरी है प्लेसमेंट्स के लिए। और एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद को एआई के मामले में। तो मुझे एआई एमएल वाले सब्जेक्ट्स खुद से कोर्स के बेस पे पढ़ने थे। देखो, मैं खुद भी रिसर्च से डरता था कि रिसर्च नहीं कर पाया तो, पर ट्रिपल आईटी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि रिसर्च नहीं करना है मत करो, पर आप एज ए कोर्स पढ़ लो, इसको एग्जाम देके पास कर लो। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये मेरा रीजन था कि ट्रिपल आईटी एच चूज किया, जबकि मेरे पास बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन भी थे। हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल? देखो, हमारे पास 120 सीट्स है टोटल पे। 90 सीएस की है और 30 है हमारे पास सीएस आईएस की। पर कंपटीशन इतनी नहीं होती है गेट जितनी। 10,000 के आसपास लोग लिखते हैं पीजीडब्ल्यू। उससे भी कम होंगे शायद, पर इस बार देख के मैं रफली आइडिया लगा रहा हूँ कि 10,000 के आसपास लोग लिखते हैं। गेट वाला कंपटीशन नहीं होता है, गेट से 10th वाला होता है, तो इतना हार्ड नहीं है 120 में स्कोर करना। और टेक्निकल पार्ट मैंने बताया इतना हार्ड नहीं होता है। टेक्निकल पार्ट में आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आप अगर एप्टीट्यूड अच्छे से कर रहे हो तो आपको सीट मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मतलब मैं बिल्कुल खुल के बता सकता हूँ कि अगर आपका एप्टीट्यूड सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ट्रिपल आईटी आने से। स्टाइपेंड, हाँ गौरव, स्टाइपेंड मिलेगी आपको। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपको स्टाइपेंड बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, कैंपस लाइफ। तो देखो, कैंपस लाइफ के बारे में अगर मैं 2 मिनट में बताऊं छोटा सा, तो बड़ी बड़ी आईआईटीज में जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मूड इंडिगो होता है, काफी फेमस फेमस फेस्टिवल्स होते हैं ना, पर यहाँ पे इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया है ट्रिपल आईटी ने। होते हैं हमारे, अभी प्रीवियसली 3 दिन से फेस्टी चल रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर इतना लार्ज स्केल फेस्टिवल्स नहीं होता है। अगर आप, मैं एक नेगेटिव पार्ट अगर बताऊं ट्रिपल आईटी का, तो प्लस जो ग्रांट्स और जो चीजें मिलती हैं गवर्नमेंट से ट्रिपल आईटी को, सबसे ज्यादा रिसर्च में इन्वेस्ट होती है। फन एक्टिविटीज में कम इन्वेस्ट करता है ट्रिपल आईटी। पर हमारे पास बहुत सारे क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारे वेज हैं। डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, आपको जो भी पसंद है आपकी हॉबीज। फेस्टिवल्स भी होते हैं, हर ईयर फेलिसिटी करके बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, पर उस स्केल का नहीं होता है जिस स्केल पे आईआईटीज करती है। जैसे करोड़ों रुपए खर्च करती है आईआईटी सिर्फ फेस्टिवल के लिए, यहाँ पे मीडियम स्केल का होता है, और छोटा सा प्यारा सा कैंपस है, तो आपके पास छोटा सा क्राउड रहेगा। ऐसा जैसे आईआईटीज में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ट्रिपल आईटी में सिर्फ सीएस के रिलेटेड ब्रांचेस ही हैं, और दूसरी ब्रांच नहीं होने के कारण बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे। छोटा सा प्यारा सा कैंपस होता है, छोटी फैमिली होती है, हम एक दूसरे को जानते हैं, बीटेक के लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए छोटा फेस्टिवल भी होता है, इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं करते हैं। पर हाँ, आपके लिए बहुत फन भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करोगे। ठीक है। अदर देन दिस विच मोर एग्जाम्स वी कैन गिव? आई थिंक सर इसको बेटर आंसर कर पाएंगे कि और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बारे में। आप सर से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके। एफटी का सिलेबस थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। देखो, एफटी का सिलेबस एक्चुअल में साइट पे लिखा ही नहीं है। साइट पे सिर्फ बताया कि जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स 90 मिनट, दैट्स ऑल। हमको कुछ नहीं बताया गया है कि सिलेबस क्या होगा। पर सबसे ज्यादा मैथ हेवी वाला जो क्वांट होता है अपना, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, या वो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट, फिर सन रे का थीटा जो बनता है, साइन थीटा वाले क्वेश्चन। ये सब चीजें बहुत कॉमन जो क्वेश्चंस हैं, जो केट में भी आते हैं, जो कोई भी जनरल गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, बहुत फेमस वाले बैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे वो लोग। एग्जाम होता है, ओके। तो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, जैसा आपका गेट होता है अब से। आपको पेपर में नहीं टिक करना है, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक ऐप होगा, वहाँ पे खुला होगा, वहाँ पे आपको टिक करना है। कंप्यूटर बेस्ड रहेगा पूरा टेस्ट।
एफटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं आप 40 से लेकर 50 तक। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं तो क्वेश्चन 40 हो सकते हैं। अगर 1 मार्क्स के हैं सारे तो 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 नंबर का होगा वो गारंटीड है, पर क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। अगर मान लो 10 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क के पूछ लिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, नहीं, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड में नहीं माने जाते हैं। मैथ्स, इतना मैथ्स से भी नहीं होता है टेक्निकल सेक्शंस। आप लोग के जो डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स का जो भी डाउट्स है, इतना ज्यादा मैथ्स से भी पेपर नहीं होता है। अगर डिस्क्रीट में मैं बताऊं, डिस्क्रीट के टॉपिक्स तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, कि ग्रुप वाला ग्रुप मोनोइड, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें कि चेक करो कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इतना ज्यादा वो जाते ही नहीं है कि आपको बहुत एडवांस एल्गोरिदम या कुछ चीज जरूरत पड़ जाए, कलरिंग वगैरह। पर थोड़ा बहुत बेसिक होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स हैं। ऐसा टर्म से आप फेमिलियर होने चाहिए कि यूलर पाथ कैसे कहते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ कैसे कहते हैं, और कलरिंग क्या होती है ग्राफ की, पीटरसन्स ग्राफ क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल चीजें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आकाश इसमें सेम नहीं है, हमें नहीं पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं अगर सारे के सारे 1 मार्क्स हैं तो। पर मेरे टाइम पे 40 क्वेश्चन थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे। एग्जाम आपका मई के फर्स्ट वीक में होगा, अप्रैल एंड या तो मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है एग्जाम। हमारे टाइम पे मई के फर्स्ट वीक में हुआ था। और एग्जाम का फॉर्म फरवरी एंड तक आपको मिल जाएगा फिल करने के लिए। 2 महीने का आपके पास टाइम रहता है, 2 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, 2 से कम नहीं रहेगा, 2 से ज्यादा टाइम है आपके पास। क्वांट पोर्शन ज्यादा होता है या रीजनिंग, ये भी हमें नहीं पता है, डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसे बनता है। मेरे टाइम पे क्वांट ज्यादा था, रीजनिंग आसान थी। क्वांट में मैथ हेवी था, जिसमें आपको कैलकुलेशंस लगती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी दे दिया तो आपको कैलकुलेशंस करनी है। आपको पता है कि ट्री बना के जल्दी से हो जाएगा, पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे 0.33 दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो आपको कैलकुलेशन हेवी बना देंगे वो लोग। Can anyone prepare within 2 months from scratch? Yes, if you focus really well, if you have that free time to cover up, and if you actually dedicate your total whole 2 months in preparation, then you can totally do it. बट अगर गेट का जिसने प्रिपेयर किया उनको एडवांटेज है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से गेट के थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो उनको एडवांटेज है। पर अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से करना चाह रही हो तो भी हो सकता है ये। बहुत सारे लोग ने किया है सिर्फ 2 महीना प्रिपेयर करके। पर फिर आपको देखना है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो। आपका टाइम 2 महीने में 4 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, कितना फोकस से पढ़ते हो, वो ज्यादा मैटर करेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ सबको, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हमारे टाइम पे नहीं थी, 2-3 साल से नहीं हो रही है। अगर होगी तो पेपर के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख देंगे कि इस बार नेगेटिव इंक्लूड किया है, तो आपको उस हिसाब से फिर चेंजेस करने पड़ सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा अगर आपके क्वेश्चंस उस हिसाब से हैं, जैसे आपको लोग वाले क्वेश्चंस दे दिए जाए या फिर जिसमें आपको पाई वगैरह का यूज करना है, तो आपको साइंटिफिक दे दिया जाएगा। नॉर्मल तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन ही नॉर्मल है तो आपको साइंटिफिक का वैसे भी कोई नीड है नहीं। एप्लीकेशन फीस आई थिंक 2000 थी हमारे टाइम पे, पर वो भी वेरी करती है हर साल। 1500 से 2000 या 2500 तक मैक्सिमम हो सकती है। 2000 थी मेरे टाइम पे। पर वो भी आपको पोर्टल खुलने के बाद ही एक्चुअल आइडिया लगेगा। एग्जाम सेंटर्स आपके सिटी में होंगे, जैसे गुजरात से मैंने दिया था तो राजकोट, अहमदाबाद, बहुत बड़े सिटीज जो होते हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज, वो सारे सिटीज में आपको मिल जाएंगे सेंटर्स। काफी फेमस एग्जाम, ऐसा नहीं होगा कि आपको 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हार्डली आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। अगर आप विलेज एरिया में है तो 100-150 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। पर जो भी बड़े सिटीज होते हैं उसमें होता ही है सेंटर। माय मैथ इज वीक बट एफटी इज ओके। देखो, ऐसा आप पहले तो बोल नहीं सकते हो कि मैथ वीक है पर एफटी ओके है। मैथ वीक होने पे एफटी ओके होना, मैं नहीं मान रहा इस चीज को। मैथ भी आपका ठीक होगा मतलब, या फिर आपका एफटी वीक होगा। तो आपकी मैथ के साथ साथ एफटी इंप्रूव हो सकता है। आप जब मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स और एफटी अलग चीज नहीं है एक्चुअल में, देखो तो एफटी एक मैथ्स का ही फॉर्म है। अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके पैटर्न्स अच्छे से बन रहे हैं, आपको सोचना आ रहा है मैथ्स के हिसाब से, तो एफटी सिर्फ मैथ्स ही होती है। वर्बल एबिलिटी नहीं, वर्बल एबिलिटी के इतने खास क्वेश्चन थे नहीं मेरे टाइम पे। जैसे इंग्लिश वाला कुछ नहीं पूछा गया था। सिमिलैरिटीज पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, ऐसा हुआ है कई बार, पर हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत कम क्वेश्चन थे, शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पर वर्बल एबिलिटी पे फोकस नहीं किया गया था। पूरा गेट का सिलेबस नहीं है, सिर्फ हमारा एप्टीट्यूड है पूरा। और जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए थे वो आपको साइड पे मिल जाएंगे। सीओए, टीओसी और सीडी के अलावा सारे गेट के सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना टाइम का टारगेट रखना चाहिए? देखो, एक क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर अगर मान लो कि 2 से 3 मिनट से ज्यादा मत दो, वो कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 90 मिनट है। अगर आपको लग रहा है गारंटीड हो कि आपके आपसे सोल्व हो जाएगा, तो ही 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करो। अगर आपको पता है कि मैथ हैवी है, कैलकुलेशन से और 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो उसको बाद के लिए रख दो। पहले वो अटेम्प्ट करो जो कि आसान है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, सीधा टिक करना है, वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। और एक और बार मैं दे रहा हूँ हिंट की, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट में लिखेंगे वो लोग। 45-46 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, वो कॉम्प्रिहेंशन डालेंगे, वो हर साल करते हैं ये चीज। तो वो चीज सिर्फ पढ़ के आपको टिक करने वाली होती है। तो सबसे पहले लास्ट में सेक्शन में जाके वो रीडिंग वाला कर लेना कि 5 से 6 नंबर में सिर्फ रीड करके कर लूंगा और नंबर्स मेरे इजी मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है पर एप्टीट्यूड ठीक है, ओके। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतनी पूछी भी नहीं जाती है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो एप्टीट्यूड से ही आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा।
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हो, जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स वाली जो चीजें होती हैं, उनको वो लोग एप्टीट्यूड में ही कवर कर लेते हैं, वो अलग से टेक्निकल पार्ट में नहीं आता है। पर नॉर्मल डिस्क्रीट या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो सकता है कि 3 से 4 सवाल मैक्सिमम पूछे जाएं, इससे ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा कि पूछेंगे। टोटल क्वेश्चंस रहता है आपका 70 to 80 क्वेश्चंस रहता है 100 मार्क्स के लिए, उसमें कुछ 2 मार्क्स वाले भी हो सकते हैं, और वो वेरी करेगा आपके इस साल भी कि कितना वो पूछना चाहते हैं। गेट के पीवाईक्यू एप्टीट्यूड के लिए इनफ है। इनफ तो है, अगर आपको बहुत एक्सीलेंट स्कोर करना है तो मैं बोलूंगा कि आपको एडिशनल जो बुक्स मैंने बताई या फिर मॉक टेस्ट बताए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। सिर्फ एप्टीट्यूड के गेट के एप्टीट्यूड देख लेने से आपको वो वैरायटी नहीं मिलेगी, वो फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे जो कि एक्चुअल में पूछे जाते हैं। ओके, चारू सेट से कोई है हिरेन? मैं चारू सेट से एएमएल का। ओके। ओके, देखो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरे टाइम पे मैं जब चारू सेट पे था तो एप्टीट्यूड सेशंस मेरे टाइम पे नहीं थे, हमारा ज्यादातर ऑनलाइन गया था। मैं एक्चुअल में इस पे कुछ अपना पॉइंट नहीं बता सकता हूँ। पर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एप्टीट्यूड स्कोर करना इतना हार्ड नहीं होता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा था हार्ड बोल के कि आप लोग उसको सीरियसली लो, मेरा ये मतलब नहीं था कि वो हार्ड होगा और आपसे नहीं होगा। बस बस उस चीज को थोड़ा सीरियसली लेना है, उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि वही एक्चुअल चीज है, वही पेपर की जान है। अगर एप्टीट्यूड फोड़ लिया तो उसके बाद आपको बहुत आसानी से टेक्निकल टिक टिक करना है, और आसानी से 60-65 नंबर यूं ही बन जाते हैं। CSIS कैसी ब्रांच है? CSIS सेम ब्रांच है CSC की तरह, पर आपको एक एक सब्जेक्ट अलग से दिया जाएगा कंपलसरी, जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का होगा। आपका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आपको हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ऐसा दिया जाएगा जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जबकि CS स्टूडेंट्स को, जैसे मैं CS में हूँ, तो मुझे अलाउड है मैं जो चाहूँ वो सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। मैं चाहूँ अगर CS IS वाला पढ़ना तो वो भी पढ़ सकता हूँ, पर IS वाले स्टूडेंट्स को उसका जो ब्रांच का मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, बस वही। प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग साथ बैठते हैं, हमारा रूम्स भी साथ में होता है, हम लोग पूरा साथ में रहते हैं पूरा टाइम, कॉलेज के क्लासेस भी साथ में होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्रांच अलग है, सेम ब्रांच है, सेम प्लेसमेंट है। बस थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है कि उनको 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ गया है और काफी अच्छे से आपने उसको हैंडल भी किया क्वेश्चन को, और बहुत ही बारीकी से आपने चीजों को बताया कि कैसे एप्टीट्यूड में जाना है, कैसे आपको टेक्निकल में जाना है। तो बच्चों, आपको इस सेशन से बहुत ही हेल्प मिला होगा। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग सेशन से? बेनिफिट हुआ सभी को? ठीक है। तो मैं आगे इरफान का, मैं जिस कोई पर्सनली गाइडेंस लेना चाहता है ना, नंबर शेयर कर दूंगा। तो पर्सनल भी हमको व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल में हर बच्चे क्या होता है, उनका कॉलेज क्लासेस रहता है, कॉलेज रहता है, तो बिजी रहते हैं। व्हाट्सअप करके छोड़ दिएगा, जब इनको फ्री रहेंगे तो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन इन्होंने काफी चीजें बहुत ही खूबी से, अच्छे से ढंग से इन्होंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग ठीक है, तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए सभी लोग। और जहाँ पर भी आपको आईगेट का सपोर्ट लगता है और चाहिए, वहाँ पे हम लोग तैयार हैं। जो आईगेट के स्टूडेंट उनके लिए भी, जो बाहर के बच्चे उनके लिए भी। और बस लगे रहिए सभी लोग, और सभी को ऑल द बेस्ट। और मतलब रुकिए मई कि गेट में थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो रुकिए नहीं। क्यों इरफान, क्या बोलते हो आप? जी सर, बिल्कुल। अभी अगर आपका गेट इतना अच्छा नहीं भी हुआ है या फिर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहूंगा कि आई गेट का पूरा फैमिली मुझे वहाँ पे देखने मिले अगले साल। हम लोग आपको वेलकम करने के लिए गेट पे ही तैयार रहेंगे। जैसे हमारे सीनियर्स आई गेट के थे, वो हमारे लिए बिल्कुल रेडी थे कि आई गेट से बहुत सारे बच्चे आए। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे आई गेट से बहुत सारे बच्चे अगले साल भी आए। और मैं बिल्कुल बोलूंगा कि सबको, अपने दोस्त को, सबको बताइए जिसका भी गेट अगर अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि गेट अच्छा हुआ है तो नहीं देंगे। लोग IIT छोड़ के भी यहाँ आते हैं कोडिंग कल्चर को लेकर के। तो एग्जाम बिल्कुल दीजिए, पूरे मन से दीजिए, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। आपको सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे आई गेट के अगले साल में वेलकम करूं। और मैं वेट करूंगा उस मोमेंट का कि जब आप मुझे एक्चुअल में आके कैंपस में मिलोगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। जैसा भी होगा तो आप लोग कनेक्ट करिए, आगे भी गाइडेंस हम देंगे, और भी सेशन लेके आएंगे आपके लिए। अभी बिट्स का भी सेशन लेके आएंगे, धीरू भाई अंबानी का लेके आएंगे। जो भी अदर एग्जाम है, IISc कोलकाता का भी है, उसका भी सेशन लेके आएंगे। तो हमारे एलुमनी रेडी हैं आपको गाइड करने के लिए, और हमारे एलुमनी सबसे अच्छा ये है कि हर टाइम रेडी रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें। तो ये हमारा एक फैमिली है छोटी सी, और इस फैमिली में सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए जी जान से। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है वहाँ पे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और 101% आपको साथ मिलेगा। चलो इरफान, थैंक यू कि थैंक आपने यू टाइम सर, थैंक निकाला, यू। और बहुत अच्छा टाइम निकाला, और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को हैंडल किया। बाय बाय। गुड नाइट।